तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल एक सिंगल क्लास हुई है अभी तक, जिसमें हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था कल। मेनली तो डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास, उस पे हम लोग थे, है ना। कल की अगर आपकी क्लास मिस हुई तो कल वाली रिकॉर्डेड भी है, देख लेना उसको। ठीक है, रोज तो नहीं चलेगी उस पर, लेकिन कल की रिकॉर्डेड है। आ, तो उन डिफरेंसेस के बाद लास्ट वही हुआ था क्या डिफरेंस, या कुछ और काम स्टार्ट कर लिया था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ, डिफरेंसेस डिफरेंसेस हुए हैं। तो डिफरेंसेस में ही बहुत सी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जैसे क्वांटाइजेशन है चार्ज का, वो हमने सीख लिया है। चार्ज कंजर्व्ड है, मास कंजर्व नहीं है, वो डिफरेंसेस में आ गया है ना। चार्ज फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, मास करता है। तो डिफरेंसेस में ही उसकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी आ गई। तो अब अगर मैं आगे बढ़ाऊं इस काम को, देखिए, जैसे एक कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या बोला गया, क्वार्क्स। ये क्या चीज है? बोले भाई दो तरह के क्वार्क्स होते हैं, दो तरह के क्वार्क्स होते हैं। एक को बोला गया अप क्वार्क, सिंबल देते हैं यू, और एक को बोला गया डाउन क्वार्क, सिंबल देते हैं डी। अप क्वार्क एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे जो चार्ज है, एक मिनट में देखता हूं कभी आपसे रिलेटेड ही कोई फोन हो। हेलो, नमस्ते। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, मेरे क्लास में ही है। सर, मैं सुनो, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा 1 घंटे बाद। ठीक है, आप एक बार मेरे को व्हाट्सअप करके छोड़ दो बच्ची का नाम, और वही क्लास 11th में। ना सुनो, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ एक। ठीक है, तो आप मेरे को जस्ट व्हाट्सअप करके छोड़ दो बच्चे का नाम, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा 1 घंटे बाद। ठीक। हाँ जी, देखिए, अपक्वार्क पे जो चार्ज होता है दैट इज 2/3 ई। डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है, डाउन क्वार्क पे वो कितना होता है, -e/3। तो ये मैं क्यों बीच में उठा के लाया हूं? हमने कल क्वांटाइजेशन पढ़ा था। क्वांटाइजेशन आपको क्या कहता है? क्वांटाइजेशन तो ये कहता है कि चार्ज या तो जीरो ही होगा, प्लस माइनस ई होगा, +-2e होगा, यही तो पढ़ा था हमने। फिर ये कहां से कौन से पार्टिकल आ गए? ये अप क्वार्क और ये डाउन क्वार्क, ये होते हैं, सच में होते हैं। फिर क्या क्वांटाइजेशन वायलेट नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना। पर फिर भी क्वांटाइजेशन वायलेट नहीं होता, कारण क्या है? ये हमेशा ना एक ग्रुप में मिले हैं, इंडिपेंडेंट मिलते ही ये खत्म हो जाता है। ये हमेशा तीन तीन के ग्रुपिंग में रहते हैं। जैसे या तो ये यू मिला है, यू यू डी। अगर ये यू यू डी के रूप में मिलता है तो ये प्रोटॉन में पाया गया है। या ये मिला है यू डी डी। अगर ये यू डी डी के रूप में मिलता है तो ये किस में पाया गया है? न्यूट्रॉन। आप चार्ज देखो इकट्ठा करके, यू यू और डी का टोटल चार्ज देखो। यू यू और डी का टोटल चार्ज 2e/3, 2e/3 एंड -e/3। कितना बना जोड़ घटा करके? ई। और प्रोटॉन पे चार्ज होता भी कितना है? ई। स्कूल में कितने दिन हो गए स्टार्ट हुए? खत्म होने को जा रहा है। फ्लक्स पे पहुंच गए आप लोग। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देखो, न्यूट्रॉन पे एक बार जोड़ के देखो, यूडीडी कितना बन रहा है? 2e/3, -e/3 और -e/3, कितना चार्ज?
जीरो, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? जीरो। आपसे कभी ये सवाल पूछा जा सकता है क्या कि अगर क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं तो क्वांटाइजेशन वायलेट क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि सेपरेट क्वार्क नहीं मिलता, क्वार्क सेपरेट होती खत्म। क्वार्क जब भी मिलेगा तीन तीन की पेयरिंग में मिलता है। उसमें भी पूछ ले कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन बताओ, तो प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन तो क्या है? यूयूडी, और न्यूट्रॉन की क्वार्क कंपोजिशन क्या है? यूडीडी। ठीक है, बना लो एक बार ये। अदिति जुड़ गए हो क्लास में? गुड इवनिंग। एक बार देखो बोर्ड पे क्या है, मैं दोबारा बता दूंगा। देखिए मैंने ये बताया यहाँ पे कि क्वार्क नाम की चीजें होती हैं, क्वार्क नाम के पार्टिकल्स होते हैं। अब कल हम पढ़ के आए थे कि क्वांटाइजेशन, कल हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन कहता है कि चार्ज या तो जीरो होगा या ई होगा या टू ई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, है ना। लेकिन क्वार्क नाम के पार्टिकल पाए गए हैं जिनमें चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई नहीं है बल्कि कुछ अलग है, 2/3 ई, -e/3। स्टिल they are not violating the quantization। ये मिलने के बावजूद क्वांटाइजेशन वॉयलेट नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है कि वो ग्रुप्स में पाए जाते हैं और मिलके उनका टोटल चार्ज या तो जीरो ही होगा या फिर ई ही होगा। इंडिपेंडेंट होते ही वो खत्म हो जाता है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर उसमें अगला सवाल आ जाए, प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन बताओ या न्यूट्रॉन की क्वार्क कंपोजिशन बताओ, तो तीन तीन के ग्रुप में पाए जाते हैं। प्रोटॉन के लिए आपको तीन अप और डाउन क्वार्क इस तरह इकट्ठे करने की टोटल चार्ज ई बन जाए। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि भाई दो तो यू ले लीजिए और एक डी। अपने आप जोड़ोगे 2e/3 2e/3 और -e/3, वो ई आएगा जो प्रोटॉन का चार्ज है। अगर आप न्यूट्रॉन लेते हैं तो उसकी कंपोजिशन क्या बननी चाहिए? यू डी डी, ताकि अगेन नेट चार्ज जीरो हो जाए। अदिति आया ये समझ? ठीक है, लिख लो, अगर कुछ रह जाता है तो लास्ट में नोट शेयर होंगे उसमें देख लेना। चले भाई हम आगे बढ़े। ठीक है, आप अब देखो ये ध्यान देना, आप मेरी क्लास में आने लगे हो ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। स्पेशली आपको बोर्ड पे ध्यान देना होगा, शायद बोर्ड की तैयारी आप करेंगे, है ना। भाई लेक्चर वाइज अपना पढ़ के आओगे, कोई फायदा नहीं होगा यूं आके बैठने का चले जाने का, ऐसे तो स्कूल में बैठे रहते हैं। ठीक है, अगर पढ़ोगे नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा, मैं खुद बाहर कर दूंगा आपको, अगर नहीं पढ़ोगे तो। मतलब आप अगली क्लास में आओगे तो हो सकता है पिछली क्लास का कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है, आपको स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पे शक है मुझे कि आप नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ के आना, तभी बातें होंगी आगे। ठीक है, चलें भाई आगे बढ़े। देखो अब क्वार्क्स वाला पॉइंट होने के बाद अब इसमें प्रॉपर्टीज अगर मैं इकट्ठी करूं, प्रॉपर्टीज बताओ, चार्ज को ऐड किया जाएगा तो विद साइन ऐड होंगे या विदाउट साइन? विद साइन, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। चार्ज को कंपेयर किया जाएगा तो विद साइन कंपेयर होगा या विदाउट साइन? विदाउट साइन, विदाउट साइन। लाइक चार्जेस रिपेल,
unlike charges attract. Charge is transferable from one body to another. Charge is quantized. Charge is conserved for an isolated system. Charge is not dependent on the frame of reference. तो ये लगभग लगभग इसकी प्रॉपर्टी कल आ गई थी अपने पास, तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अलग से टॉपिक करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ गया है? ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। सिंबल इसका होता है कैपिटल के। ये एक बच्चा जुड़ा है अनुज। अनुज आप वही हो क्या जो कल आए थे? अनुज अगर बोल सकें तो बताएं, क्या अनुज नाम था उनका कल जो बच्चा आया था? कहाँ से, कौन से गांव से? धड़ुंदा। तो देखो, मैं एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं, आप ऑनलाइन अटेंड करें। मैं मेरे और बैच में भी जिसमें बच्चे ऑनलाइन अटेंड करते हैं ना, मैं अक्सर उनसे बोलता हूं कि वीडियो ऑन रखें। मुझे यहाँ सामने वाले बच्चे दिख रहे हैं लेकिन आप तो दिख ही नहीं रहे हो, तो ऐसे तो मजा नहीं आता ना फिर। भाई आप दोनों अगर वीडियो ऑन करें, दोनों ही बच्चे ऑन करें तो बहुत अच्छा है, ताकि मैं लगातार देख पाऊंगा ना कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है। मेरे और दूसरे किसी भी बैच में मैं सबके वीडियो ऑन करवा के रखता हूँ। अनुज प्लीज आप भी वीडियो ऑन कीजिए। कोई ज्यादा नेटवर्क नहीं लगता उससे, उतना ही लगता है। हाँ ठीक है। और दूसरी बात, मैं अब ये वैसे यूट्यूब पे नहीं चला रहा हूँ क्लास। ये या तो आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो या फिर आप लाइव में अटेंड कर पाओगे। हाँ, इन केस अगर आप में से जो कोई बच्चा किसी दिन एब्सेंट हो, आपको पता है पहले से काम है, तो मुझे बता देना। उस दिन मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा और रिकॉर्ड करके फिर वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी, ताकि ताकि आप उसको देख पाए। ठीक है, रेगुलर नहीं कर रहा हूं मैं ये काम। ठीक है भाई, अनुज और अदिति आप ठीक है लाइव अटेंड किया करो, अच्छे से चलेगा काम। चलिए अब इस पे आते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। थोड़ा सा लेट जुड़े हो यार अनुज, टाइम पे जुड़ा करो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, या फिर इसी टर्म का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं तो इसको सिंबल दे देते हैं एप्सिलॉन और नीचे लगा देते हैं आर। एप्सिलॉन, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन और नीचे लग जाता है आर। एप्सिलॉन आर ये है। अनुज ऑडियो वीडियो सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है? ठीक है। आपका कभी भी मन करे आप आके भी अटेंड कर सकते हो, है ना? जब भी आपका मन करे यहां भी आ जा सकते हो। देखिए भाई, ये होता क्या है सुनो। एक मीडियम में, किसी मीडियम में आपने दो चार्ज रखे हैं। किसी भी मीडियम में आपने दो चार्ज रखे हैं, एक को मैंने Q1 कहा और एक को मैंने कहा Q2। किसी भी दूरी पे रखे हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे मतलब फोर्स लगाएंगे, तो मीडियम का भी कुछ असर होता है। मीडियम भी अपना योगदान करता है उस फोर्स में। अब ये इसको रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी। लाइक चार्ज हैं, एक जैसे हैं, तो रिपेल करेंगे। तो यहाँ मीडियम का ये जो के है ना या एप्सिलॉन एक ही होता है, बिल्कुल सेम होता है, इनमें कोई फर्क नहीं है। कैपिटल के है ये, कैपिटल के और एप्सिलॉन बिल्कुल एक ही चीज है। और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये एक फैक्टर होता है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये सिंपली एक फैक्टर होता है क्या, कि एक मीडियम कितना अलाउ कर रहा है किसी चार्ज को दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए। के जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लग पाता है। तो ये जो फोर्स लगता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल के। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। मीडियम चेंज करो, के चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो ये क्या है, इट इज द, देखो इसी से समझो आप, इनवर्स डिग्री ऑफ, इट इज द इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन ऑफ द मीडियम, inverse degree of permission of the medium for the charges, to interact with each other। एक बार लाइन का मतलब समझते हैं। डिग्री ऑफ परमिशन मतलब मीडियम कितना अलाउ कर रहा है दो चार्जेस को फोर्स लगाने के लिए, इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ परमिशन, है ना। इनवर्स मतलब जितना के ज्यादा होगा उतना ही फोर्स कम होगा। इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन किसके लिए, फॉर द चार्जेस टू इंटरेक्ट विद ईच। अब चार्जेस कोई बातचीत थोड़ी करेंगे, चार्ज तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या टर्म का मतलब समझ आया आपको? ठीक है, लिख लो, लिख लो भैया। हाँ लिख लो तो इसको साथ, कभी ये डिफाइन करना आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। आप जो भी जूम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप चैटिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मुझसे जो बात करनी है, ठीक है। क्योंकि मेरे सामने नहीं है स्क्रीन, स्क्रीन है साइड में, तो आप बिल्कुल भी चैटिंग का इस्तेमाल ना करें, जो भी बात करनी है आप बोल देना, कुछ भी डाउट आए, है ना, ठीक है। तो अगर बोर्ड वाले एग्जाम्स में अगर इस तरह की टर्म डिफाइन करनी आ जाए तो बच्चों के पास डेफिनेशन नहीं होती आधी बार, भाई लिखें क्या अब, फॉर्मूला पता है, मतलब पता है, लेकिन फिर भी लिखने को नहीं होता है कुछ। हो गया नोट? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फिनोमिना यहां पे आता है जिसको हम बोला करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखो आज वाली क्लास में कुछ ये थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम आ जाएंगे एक अच्छे टॉपिक पे जिसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ, और उससे फिर थोड़ा न्यूमेरिकल्स की भी स्टार्टिंग होगी। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों में जाएगा इस तरह से। तो अगली हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा मतलब क्या है इस बात का, इट इज द, जो भी ये फिनोमेना है, पहली बात टेम्परेरी है, क्षणिक है, और इसमें होता क्या है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। एक बॉडी के अंदर, एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत सारा नेगेटिव, तो उन चार्जेस को सेपरेट कर पाना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन
of a body when another charged body is brought near it. जब आप एक कोई भी बॉडी है, न्यूट्रल है मान लो, लेकिन उसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आए, टच नहीं किया, दूर से ही, तो वो असर कर देती है उसके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उस बॉडी के अंदर के नेगेटिव चार्ज को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल, तो हल्का हल्का सा सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन। डिफाइन कर लो, लिख लो, लिखते ही चलो, साथ साथ लिख लिया करो थोड़ा बहुत ना, है ना, थोड़ा बहुत। फिर भी अगर किसी का कुछ रह जाए तो नोट्स तो हर क्लास के बाद शेयर हो ही रहे हैं, तो आप उसमें देख पाएंगे। अब मैं इसको डायग्राम से दिखाऊंगा आपको कि ये है क्या, किस तरह ये इंडक्शन हो रहा है। सपोज ये कोई बॉडी है, हम इसको कहेंगे कि दिस इज एन डाइलेक्ट्रिक बॉडी, डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट। भाई डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मैंने क्या माना, के, कैपिटल के। मैं एक बार के अभी आपको पढ़ा के लाया, उसके बारे में एक एक पॉइंट बताता हूं आपको। के जो हो ना, के, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है, और ये 1 किसके लिए होती है, जब मीडियम क्या हो, वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम में अगर आपने चार्जेस रखे हैं तो वो मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि के इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन है, के मिनिमम है तो फोर्स मैक्सिमम होगा। और के की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है कितनी, इनफाइनाइट। और ये होती है जब मीडियम मेटल हो। तो इस के की रेंज ही आप याद रखना, एप्सिलॉन आर की रेंज है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये 1 होती है, उसी टॉपिक में अपना ऐड कर लो। 1 होती है फॉर वैक्यूम, एंड इनफाइनाइट होती है किसके लिए, फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए ये इनफाइनाइट है, वैक्यूम के लिए ये 1 है। ठीक है, लिख लिया, चलें आगे बढ़े। देखो, अब देखो ये कोई डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया है कितना, के। आप इसके पास कोई चार्ज लेके चले गए, सपोज आप कैपिटल क्यू, ये इंडक्शन करवाएगा, तो इस कैपिटल क्यू को बोलते हैं हम कि ये कैसा चार्ज है, इंड्यूसिंग चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज उस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा। पहले इलेक्ट्रॉन यूं सर्कल में घूम रहा था, अब इलेक्ट्रॉन उस साइड ज्यादा जाएगा और इस साइड कम, उस साइड ज्यादा होगा और इस साइड कम, क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है। लेकिन ये मेटल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो अपने आप ही साइड में आ जाए, घूमना तो उसको वहीं पड़ेगा अपने एटम में। लेकिन क्या होता है, अब जो इफेक्टिव सेंटर की मैं बात करूं, इफेक्टिव सेंटर, तो चार्ज के हिसाब से एटम को एक डंबल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। डंबल शेप क्यों दिखा रहे हैं, दो सेंटर ऑफ चार्ज बन गए हैं, इसने क्या किया, उसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और उसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा दूर। देखो एटम में न्यूक्लियस बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, जैसे ही आएगा ना वो ऐसे घुमाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और उस साइड कम, और वो पॉजिटिव न्यूक्लियस को थोड़ा सा दूर कर देगा। तो वो एटम ना, हम एक डंबल शेप से, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव। आप कोई भी इसके साथ का एटम दिखाएंगे तो ये डंबल शेप में आ जाएंगे। और दिखाता हूं मैं,
हर एटम की, ये एक एटम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे, हर एटम की ये शेप हो जानी, हर एटम की ये शेप हो जानी है। क्लियर है? इसने क्या किया, ये जो शेप डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसको बोलते हैं, ये जो शेप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन हो गया डाइलेक्ट्रिक का। ये जो फिनोमिना हुआ है ना, इसको जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो एक पूरे बड़े फिनोमिना को बोल दिया, ये जो हल्का हल्का सा ये चेंज हुआ है, ये आगे आएगा, टॉपिक अगले चैप्टर में आएगा, इसको पोलराइजेशन बोल देते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक या फिर पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है ये। इस तरह अब जो शेप मैंने बनाई है, दिस इज योर पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, ये जो शेप मैंने बनाई है, ये आपका पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है। अच्छा, अब इसमें देखें, मैं इस डाइलेक्ट्रिक को तीन हिस्सों में तोड़ के देखूं, ये पार्ट और ये पार्ट। बीच वाला पार्ट अब भी न्यूट्रल सा नजर आ रहा है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इधर वाली सरफेस पे क्या चार्ज नजर आ रहा है, नेगेटिव, वो इंड्यूस हुआ है तो उसको छोटे क्यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इधर वाली सरफेस पे इतना ही पॉजिटिव, क्योंकि ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था तो अब भी न्यूट्रल ही रहेगा। अगर ये बॉडी न्यूट्रल थी तो अब भी ये न्यूट्रल रहेगी, तो एक साइड नेगेटिव क्यू इंड्यूस हो गया और एक साइड पॉजिटिव। और ये जो प्लस माइनस क्यू है ना, प्लस माइनस क्यू, इसको हम बोल देते हैं क्या, ये क्या चीज है, दिस इज योर इंड्यूस्ड चार्ज। फेराडे ने एक फॉर्मूला दिया था, आप बनाओ फिर मैं बताता हूं कि कितना इंड्यूस्ड चार्ज होगा। ये सारा आप डायग्राम बना लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। हो गया? अब देखिए, फेराडे ने एक फॉर्मूला दिया था, उस पर मैं आता हूं। फ्रॉम फेराडेज आइस, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। फेराडे एक बहुत तकड़े एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। फ्रॉम फेराडेज आइस पेल एक्सपेरिमेंट, फेराडे ने एक फॉर्मूला दिया था कि ये जो क्यू होगा ना, प्लस और माइनस साइन तो आप देख लेंगे, पास वाले पे अपोजिट होगा, दूर वाले पे सेम होगा। ये बराबर होता है कैपिटल क्यू इंटू 1 - 1/के। वो प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, एक साइड अपोजिट एक साइड सेम। के क्या चीज है यहाँ पे, के ये जो मीडियम है जिसमें इंडक्शन हुआ है, जिसमें इंड्यूस चार्ज आया है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला था। अब यहां पे देखो, अगर मैं के को मिनिमम लूं 1, तो क्यू भी मिनिमम आएगा इस फॉर्मूले से। के मिनिमम होगा तो 1/k मैक्सिमम हो जाएगा, और 1/k मैक्सिमम हो गया और वो घट रहा है तो ये क्यू मिनिमम। के को 1 रखा तो क्यू मिनिमम कितना आया, 0। कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, के 1 किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए। भाई वैक्यूम में तो चार्ज है ही नहीं, तो इंड्यूस कहां से हो जाएगा, जब चार्ज है ही नहीं तो कैसे, किसको खिसकाओगे आप वहां। ठीक है, और के मैक्सिमम कितना होता है, इंफिनिटी। किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए।
तो एक मेटल के अंदर अगर आपने दो चार्ज रख दिए तो के इनफाइनाइट रखोगे, दो चार्ज नहीं, उसके बाहर आप इंडक्शन करवा रहे हो, के इनफाइनाइट रखोगे तो स्मॉल क्यू बराबर क्या आ गया, कैपिटल क्यू। यानी कि मेटल के केस में इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज दोनों सेम होते हैं, और कोई भी मीडियम होगा ना, इन जनरल क्यू इज लेस देन और इक्वल टू, मेटल में बराबर होगा, बाकी सब में कम होगा, वैक्यूम में बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिख लो ये। ठीक है, हो गए। अब इसमें एक मैं छोटी सी बात और बताऊं, मेटल्स के अंदर के इनफाइनाइट कब होता है, जब उसके अंदर चार्ज आके स्थिर हो चुके हैं, चार्ज रेस्ट पे हैं, ये हम आगे यूज करेंगे। फॉर मेटल्स के इज इंफिनिटी इन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इस यूनिट में तो के इनफाइनाइट होगा, लेकिन जो आप अगली यूनिट में चलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जहां करंट मूव करेगा तब मेटल के अंदर के इनफाइनाइट नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टेटिक वाली कंडीशन में इस पूरी यूनिट में के इन मेटल कितना चलेगा, इन्फिनिटी ही चलेगा। तो आप बताएं, आपको ये समझ आ गया यहां तक? ठीक है, क्लियर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज होगा इन इंड्यूस्ड चार्ज को निकालने में, और के की वैल्यू एक से बड़ी होती है, अब कितनी है कितनी नहीं है उससे निकल जाएगा। मान लो कभी सपोज कोई मीडियम है और आपको के दे दिया 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो कितना आ रहा है, कैपिटल क्यू इंटू 1 - 1/6, यानी कि स्मॉल क्यू जो आया वो कितना आया, 5/6 टाइम्स क्यू। मतलब ऐसे किसी भी सवाल में यूज हो सकता है। एक एग्जांपल लिख लो छोटा सा, जो क्लियर करे कि क्यू जो है ना वो कैपिटल क्यू से छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता है। आपका तो मैंने रजिस्टर बनाया भी नहीं है अभी, कोई नहीं, चले आगे बढ़े। अब देखो, अब हम कुलाम्स लॉ से पहले, मतलब आज की क्लास में जो पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हमें कुलाम्स लॉ से और आगे फिर थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल रहा है। तो आज अब क्लास के एंड तक ये चलने हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग आप ये डालें, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये आज का लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट, कि भाई चार्जिंग का तरीका क्या है। वैसे मैं एक और चीज करवाऊंगा इसके अलावा, एक एक डिवाइस होती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कभी 9th 10th में भी नाम सुना हो इलेक्ट्रोस्कोप, तो एक बार वो और देख रहे होंगे इसके बाद। चार्जिंग के मेथड एंड देन इलेक्ट्रोस्कोप, दो काम आज कर रहे होंगे। तो अगर हम चलें, चार्जिंग कैसे होगी किसी बॉडी की। एक बॉडी अगर न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। चार्जिंग करनी है तो इसका मतलब आप उसका बैलेंस बिगाड़ दो। प्रोटॉन को निकालना या डालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर मतलब आउटर मोस्ट पार्ट में होता है, तो किसको छेड़ना आसान है, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को ही निकाला वगैरह जाता है अगर आपको चार्ज करना है। अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए, जो पहला हमारा मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड इसको बोल देते हैं बाई रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स, या बाई फ्रिक्शन भी बोल देते हैं इसको। पहले वाला जो हमारा मेथड है
बाई रबिंग भी हम इसको बोल देते हैं, या फिर बाई फ्रिक्शन भी हम इसको बोल देते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, दो ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं, जैसे एक ए है और एक बी है। ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। केमिस्ट्री में एक टर्म आई है कभी, वर्क फंक्शन, कभी 11वीं में पढ़ा हो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। मैं अगर एक टर्म का यूज करूं यहां, वर्क फंक्शन मतलब फाई नोट, इसका मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit out an electron from the body, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, ये बिफोर रबिंग है और दोनों न्यूट्रल है। रबिंग करने से हमारी मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन निकल आया और दूसरे में चला गया तो चार्जिंग हो जाएगी। मैं यूं मान के चल रहा हूं कि लेट वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। ये मैं मान के चल रहा हूं कि ए का वर्क फंक्शन बी के वर्क फंक्शन से कम है। तो जैसे ही आप रबिंग करेंगे, रबिंग से हीट पैदा हुई होगी, तो जिस बॉडी का स्मॉलर वर्क फंक्शन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के और दूसरे में एंटर कर जाएगा। हमने ए का वर्क फंक्शन कम माना है, तो अब होना क्या है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ए में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाएगा, बी में। अगर ए में से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ए पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और बी पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये है सिंपल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जिन बॉडीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है उन बॉडीज को बोलते हैं विट्रियस। विट्रियस ये कन्वेंशनल नाम है किसी और भाषा के। और जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है उनको बोलते हैं रेजिनस। लिख लो, ये पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके ना कुछ पेयर्स आप याद रखो। इस बॉडी की इस बॉडी से रबिंग करते हैं तो इस पे पॉजिटिव आता है और इस पे नेगेटिव। कई बार एग्जाम में जरूरत पड़ जाती है। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई हमें वर्क फंक्शन बता नहीं रहा होगा और हमें उस छोटी सी बात की जरूरत से अगला सवाल सोल्व करना होता है। तो मैं इसमें कुछ पेयर्स दे देता हूँ प्लस और माइनस के, किसकी किससे रबिंग की जाती है। और उसमें ज्यादातर आपने, मतलब 2-3 ही मैं बता रहा हूँ, 9th 10th में 10th में शायद सुन रखा हो, 8th में सुन रखा हो। इस तरह का कर दूं भाई, इसको आगे हो गया ना नोट। ठीक है, देखिए, सम पेयर्स, ये चार्जिंग बाई रबिंग करने के कुछ पेयर्स। इधर मैं वो लिख रहा हूं जिन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इधर मैं वो लिख रहा हूं जिन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। देखो, पहला पेयर आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि ड्राई हेयर और कॉम, पढ़ा है क्या ये? तो जब, अब ये तो नहीं याद रखते ना बच्चे कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो किधर से किधर जाते हैं, ड्राई हेयर से प्लास्टिक के
कॉम में, और वो कॉम पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और अपने बाल पॉजिटिवली चार्ज। देखा है ना, ऐसी एक्टिविटी की होगी, फिर वो कंघे को कागज के टुकड़ों के पास ले जाके चिपकाते हैं, वो इंडक्शन से होता है वो बाद में, है ना, लेकिन ये चार्जिंग होगी। ठीक है, हाँ भाई समझ आ गया है। हाँ, हमारे बालों में से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम पे चला जाता है, तो कॉम, हाँ, रबिंग जब आप करोगे तो हमारे बालों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सेकंड, ये भी आपने पक्का कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, अब आपको ये नहीं पता होगा बस किस से किस में जाते हैं। ग्लास रोड, सुना है, ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, है ना। बच्चों को ये तो पेयर तो याद रहते हैं, यूं याद नहीं रहता किस से किस में जा रहे हैं, तो आप ध्यान देते चलें इस पे। तीसरा, तीसरा सुने, अगर ऊनी कपड़ा है, वुलन क्लॉथ, तो यहाँ क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकल के और रोड में जाते हैं। वो रोड प्लास्टिक की रोड भी हो सकती है, या एक और मटेरियल होता है जिसको एम्बर बोलते हैं। यहां से इधर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ये पेयर सुना है, पता नहीं, एम्बर वर्ड तो सुना होगा यार, कहीं ना कहीं आता है ये। एक और हम याद रख लें, कैट स्किन, और इसकी रबिंग की जाती है एबोनाइट रोड से। तो कैट स्किन में से इलेक्ट्रॉन निकल के और एबोनाइट रोड में जाते हैं, और इस तरह से चार्जिंग हो जाती है। मटेरियल है ये, मटेरियल का नाम है ये, एबोनाइट, है ना। एग्जैक्ट मैं सर्च करके बताऊं आपको, एक मिनट रुको, मैं इस पे गूगल पे डालता हूँ कि एबोनाइट कौन सा मटेरियल है। इन्होंने तो बिल्ली की खाल दिखा दी, और एक रोड दिखा रखी है, बिल्ली दिखा रखी है, बगल में उसकी खाल दिखा रखी है, और एक रोड दिखा रखी है। एबोनाइट मटेरियल कौन सा होता है, वो हम देखते हैं, एक मिनट। एबोनाइट रोड मीनिंग इन हिंदी, ये लिखता हूं मैं, कठोर रबर की छड़। कठोर रबर मतलब हार्ड रबर की जो स्टिक होगी ना, उसको क्या बोल देते हैं, एबोनाइट रोड। ठीक है, वल्कनाइज्ड रबर ये बता रखा है इन्होंने। ये जो एबोनाइट रोड है, दिस इज हार्ड रबर, बल्कि अब कभी कैट स्किन और रबर आ जाए तो उसमें एक ही बात है, एबोनाइट रोड इज हार्ड रबर। तो कुल मिला के हमें पहला मेथड अपना समझ आ गया है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्लियर है ना, कैसे क्या होता है, किससे किस में जाते हैं, जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसमें जाते हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव। मान लो n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो इस पे चार्ज आएगा Ne, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, -Ne, क्वांटाइजेशन वाले तरीके से। ठीक है, इतना इतना चार्ज आता है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर होगा। अब देखो दूसरे मेथड पे चलते हैं। सेकंड जो हमारा मेथड है, उसको हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हमारे दूसरे मेथड को हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
ये भी शायद केमिस्ट्री में आ चुका होगा। आया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, किसी भी रे से। हाँ बिल्कुल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है देखिए, जैसे ये कोई मैंने मेटल लिया, एक मेटल जिसका की वर्क फंक्शन कितना है, फाई नोट। एक मेटल लिया जिसका वर्क फंक्शन है फाई नोट। आपने कहीं से ना रेज डाल दी इस पे, स्ट्रॉन्ग रेज हैं, इट मे बी एक्स रे, इट में भी यूवी रे, ये स्ट्रॉन्ग रे होती है। गामा रे सबसे स्ट्रॉन्ग रे होती है, लेकिन उसको यहाँ यूज नहीं करना, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर तक का इलाज करने में सक्षम है, वो नहीं। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इस तरह की रे आपने डाली। केमिस्ट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर इस रे की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसका एक पार्टिकल जिसको आप फोटोन बोलते हैं, एक फोटोन चल के आ रहा होगा जिसकी की एनर्जी एच इंटू न्यू। सुना है एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना, पढ़ा है ये केमिस्ट्री में। माना मैंने कि एच न्यू बड़ा है किससे, फाई नोट से। अगर एक पैकेट की एनर्जी फाई नोट से बड़ी है तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ही वो इस पैकेट को लेगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और ये फ्री हो जाएगा। और ये जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मेटल पे क्या चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से मेटल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से ये जो मेटल है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये चार्जिंग का एक मेथड है, बना लो। हो गया। आपको मेटल को एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, चाहे आप किसी तरीके से एनर्जी दें, चाहे आप किसी भी तरीके से एनर्जी दें, आपको एनर्जी देनी है। ठीक है। जैसे कि एक और मेथड लिख लो, थर्मल आयनाइजेशन, बिल्कुल इसी टाइप का लिखते हैं हम। नंबर 3 हो गया भाई, ये नोट है ना। तीसरा जो मेथड है दैट इज योर थर्मल आयनाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, ये कोई मेटल लिया और मेटल को आप हीट करने लग जाओ, एनर्जी दो, हीट एनर्जी। मेटल को आप हीट एनर्जी दो, अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो फाई नोट से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते ही मेटल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते ही मेटल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। आसान सा था ये मेथड तो। फोर्थ मेथड हम चलिए फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ मेथड, ये इसको बोल देते हैं फील्ड एमिशन, या फिर कोल्ड कैथोड एमिशन, ये भी इसका नाम होता है।
फील्ड एमिशन या फिर कोल्ड कैथोड एमिशन। इसमें क्या होता है, एक मेटल आपने लिया, ये कोई मेटल आप ले रहे हैं और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज आएगी इस चैप्टर में आगे, आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं सपोज आगे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे वो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आके इकट्ठा होने लग जाते हैं। और अगर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मेटल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। पर ये तब होगा जब ई बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। ई का एक काम होता है, अच्छा लगाया कैसे जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दो बड़ी बड़ी प्लेट्स लगा दी जाती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा दे दिया जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज बहुत सारा, कनेक्ट नहीं करते, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फैला के और इस तरीके से इनको बाहर निकालते हैं। ये आपका फोर्थ मेथड है। हो गया। फिफ्थ मेथड बाई कंडक्शन। पांचवा हमारा मेथड है बाई कंडक्शन। इसमें क्या किया जाता है, जैसे पानी चलता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ऐसे चार्ज चलता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या किया जाता है, इसकी डिटेल आएगी पोटेंशियल वाले पार्ट में। यहां तो बस इतना कि जैसे ये कोई बॉडी थी और ये कोई एक बॉडी है, ये चार्ज है और ये मान लो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। आपने इस तरह से ये कनेक्शन करवाना है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है। अगर मैं इसको जोड़ दूं, एक पोटेंशियल नाम की चीज जो आगे आनी है, अगर बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो चार्ज फ्लो कर जाएगा एक से दूसरे तक, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और मान लो कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज इस पे आ जाता है Q1 और इस पे आ जाता है Q2। तो एक तो ये कि Q1 प्लस Q2 तो उतना ही होगा जितना क्या था पहले Q। दूसरी बात, चार्जेस विल फ्लो टिल potentials become सेम, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तीसरी बात, अब पोटेंशियल तो अभी लिखना सीख नहीं रहे हैं, इफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल, अगर ए और बी एक जैसे हों, सेम रेडियस के स्फीयर हों, तो Q1 और Q2 बराबर हो जाता है, मतलब आधा आधा चार्ज दोनों पे आ जाएगा। अब ये कैसे, ये तो पोटेंशियल वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो एक मेथड ये है चार्जिंग का, लिख लो।
हो गए? नोट हो गया ना सभी का? और जो ये चीजें डिटेल में आएंगी पोटेंशियल वाले चैप्टर में। कौन सा मेथड आ गया? नंबर 6। इसमें चार्जिंग की जाती है बाई इंडक्शन। इंडक्शन जो आज पढ़ा है उसका यूज करके। कैसे? दो अनचार्ज मेटल के स्फीयर ले लिए, उनको आपस में टच कर दिया। नीचे प्लास्टिक के हैंडल है ताकि कहीं और चार्ज ना जाए, अगर चार्ज आए तो। ये इंसुलेटिंग हैंडल है। ऊपर जो मैंने लिए हैं, दीज आर टू न्यूट्रल मेटल्स एंड दीज आर इंसुलेटिंग हैंडल्स। आप इसके पास कोई इंड्यूसिंग चार्ज ले आए, तो ये इंड्यूसिंग चार्ज, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मेटल में तो जितना इंड्यूसिंग चार्ज उतना ही क्या आ जाएगा, इंड्यूस। अब ये एक पाथ बना रखा आपने कनेक्ट करके, तो इधर कैसा चार्ज दिखेगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब आपको क्या करना है? नाउ सेपरेट ए एंड बी। सबसे पहले ए और बी को सेपरेट कर लो। सेपरेट होते ही चार्ज अलग अलग हो गया। एंड देन रिमूव द रोड। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने पे आपको अब ए मिल जाएगा, जिस पे तो क्या चार्ज मिलेगा, नेगेटिव। और एक बी मिल जाएगा जिस पे क्या चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव। एक पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, एक पे पॉजिटिव। ये है बाई इंडक्शन। समझ आ गया? या फिर अगर सिंगल हो, दो मेटल ही ना हो, और उसकी बाई इंडक्शन आपको करनी है चार्जिंग, तो उसका तरीका देखिए। हो गया? नोट हो गया? तो उसका तरीका आप देखिए। एक अकेला मेटल है और आप उसके पास एक रोड ले आए, तो इधर तो इंड्यूस होगा माइनस क्यू, और इधर कितना इंड्यूस होगा, प्लस क्यू। मेटल है ये, बराबर इंड्यूस होगा, पर है तो ये न्यूट्रल ही। अभी है तो ये न्यूट्रल ही। इसके बाद क्या कर दो, इसकी अर्थिंग कर दो। एक अर्थिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है जो हम पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं अर्थिंग। तो अर्थ कुछ ऐसा करती है कि इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगी या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी, ताकि इस जगह का पोटेंशियल कितना हो जाए, 0। अगर अर्थ ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए तो इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर अर्थ ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इस पे टोटल पॉजिटिव। मान लो अर्थ ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, तो आपको फाइनली इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज मिलेगा। कितना मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुए। ये अर्थिंग की मदद से आप कर सकते हैं। अर्थिंग की डिटेल पोटेंशियल वाले पार्ट में आ जानी है। जीएलई रह गया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कल देखते हैं उसको। बाकी आप बताओ, आज की क्लास समझ आई पूरी? आज हमने एक तो मेथड सीख लिए हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उससे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उससे बाद इंडक्शन क्या होता है, एंड देन हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे। एक इलेक्ट्रोस्कोप और करवाना था, कोई नहीं, अब कल करते हैं हम। कल इलेक्ट्रोस्कोप थोड़ा सा करके एंड देन कुलाम्स लॉ पे हम जा रहे होंगे। हाँ जी अनुज भैया, ठीक है, समझ आ गया सारा? अनुज क्लियर है? ठीक है। नोट्स अगर किसी के कुछ बचे हों तो मैं क्लास नोट शेयर करता ही हूँ ग्रुप पे, तो आप उसके बाद
देख लेना। आपको अदिति क्लियर हो गया पूरा लेक्चर? ठीक है, तो अब छोड़ दीजिए आप क्लास, मैं भी ऑफ करता हूँ। आपका नाम